Good morning, students. Welcome in your science class. Today we will read chapter number 10 from page number 99. 10.5 करेक्ट मेज़रमेंट ऑफ लेंथ. जो लंबाई है उसको आप किस तरीके से करेक्ट फाइंड करोगे ये आपने पढ़ना है. इन आर डेली लाइफ वी यूज़ वेरियस टाइप ऑफ मेज़रिंग डिवाइसेस. हम अपनी डेली लाइफ में कई तरह के ऐसे डिवाइसेस किसी चीज़ का माप लेने के लिए अलग अलग तरह के डिवाइसेस को यूज़ करते हैं. वी यूज़ अ मीटर स्केल फॉर मेजरिंग लेंथ. हम मीटर स्केल को भी यूज़ करते हैं लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए. अ टेलर यूजेज अ टेप. जो टेलर होता है वो इंच टेप को यूज़ करता है. वेयर इज़ अ क्लॉथ मर्चेंट. जो कपड़े का व्यापार करता है व्यापारी, वो एक मीटर की रॉड को यूज़ करता है. आप कभी भी मार्केट जाते हो, आप क्लॉथ मर्चेंट या किसी टेलर को देखते हो तो उनके पास कोई डिवाइसेस होते हैं, मीटर रॉड हो गया, इंच टेप हो गया, जिससे वो चीज़ों को की लेंथ को फाइंड करते हैं. फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट चूज़ अ सूटेबल डिवाइस. आपको किसी भी चीज़ की लंबाई को फाइंड आउट करने के लिए एक करेक्ट जो डिवाइस है, जो चीज़ है, वो यूज़ करनी चाहिए. यू कांट मेज़र द ग्रोथ ऑफ अ ट्री और द साइज़ ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल. अगर आप बोलो कि आप एक पेड़ की लंबाई को देखना चाहते हो, ग्रोथ को देखना चाहते हो, या अपनी जो चेस्ट है उसके साइज़ को देखना चाहते हो, तो उसके लिए आप मीटर स्केल नहीं यूज़ कर सकते हो. इसके लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा जो सूटेबल डिवाइस होगा वो होगा एक टेप. Tape is more suitable for this. For small measurements such as the length of your pencil, you can use 15 centimeter scale from your geometry box. और अगर आपको किसी ऐसी चीज़ की लेंथ को फाइंड आउट करना है जिसकी लेंथ बहुत छोटी है, जैसे आपके पास पेंसिल है या एक ये पेन है, ये पेन छोटा है, तो अगर आप इसकी लंबाई पता करना चाहते हो तो आपके पास छोटे स्केल भी आते हैं 15 सेंटीमीटर वाले, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी होते हैं, जो मैथ्स में आप ज्योमेट्री बॉक्स यूज़ करते हो. इस तरीके के ये स्केल्स होते हैं. ठीक है. इन टेकिंग मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ फॉलोइंग. जब हम किसी चीज़ की लंबाई को माप रहे होते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. जैसे नंबर 1, प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ एज शोन इन द फिग 10.7. 10.7 में कहते हैं अगर आपने किसी भी चीज़ की लंबाई को मापना है तो आप अपने स्केल को उस चीज़ के बिल्कुल साथ में रखोगे, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है. इन सम स्केल्स द एंड्स में बी ब्रोकन. कई स्केल ऐसे होते हैं बच्चे जिनके ना एंड जो होते हैं वो टूटे होते हैं. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रीडिंग 0 से स्टार्ट नहीं होती और ये स्केल आधा टूटा हुआ है. इधर से भी आप देख सकते हो, रीडिंग से पता लग रहा है कि ये स्केल आधा है. तो इन केस में क्या होता है, जो 0 वाला पॉइंट होता है ना, क्योंकि स्केल जो होता है वो 0 मार्क से स्टार्ट होता है और यहाँ पे 0 नहीं है, तो इन केसेस में किसी चीज़ की लेंथ को फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है. सो इस केस में आपने क्या करना है, अपनी रीडिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है. आप स्केल में किसी भी पॉइंट में से अपनी रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो. अगर 0 नहीं है तो आप 1 से स्टार्ट कर सकते हो, 2 से कर सकते हो. ठीक है. जैसे यू कैन यूज़ ओनली अदर फुल मार्क फॉर द स्केल. किसी और फुल मार्क को आप यूज़ कर सकते हो, से 1 सेंटीमीटर. मान लीजिए आपने 1 सेंटीमीटर से किसी चीज़ को मापना शुरू कर दिया है. देन यू विल सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ द मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड. फिर जब आप पूरी रीडिंग ले लोगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक बॉक्स है, इसकी रीडिंग देख रहे हैं और ये जो स्केल है नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे स्केल टूटा हुआ था ना, ये फर्स्ट डायग्राम तो टूटे हुए स्केल की बता रहा है. सेकंड में देखिए 0 नहीं था तो उन्होंने अपनी रीडिंग 1 से लेनी स्टार्ट कर दी है और 1 से लेकर ये स्केल की रीडिंग जो गई वो 14.3 के आसपास बताया है. तो आपने क्या करना है, क्योंकि 0 इसके आगे नहीं था, जो 0 1 सेंटीमीटर पॉइंट है वो तो इसमें है ही नहीं, तो आपने क्या करना है, जितनी रीडिंग टोटल आई है जैसे 14.3, उसमें से 1 सेंटीमीटर को माइनस कर देना है. क्योंकि आपने रीडिंग 0 से स्टार्ट नहीं की, आपने 1 से स्टार्ट की है, तो 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर का जो डिफरेंस था वो आपने अपनी मेन रीडिंग में से माइनस कर देना है. तो आंसर क्या आएगा, 13.3 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चे. तो ये एक तरीका होता है जिससे आप किसी चीज़ की करेक्ट लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हो. थर्ड पॉइंट, करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग द मेजरमेंट. योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टेकन टू बी एंड शोन. कहते हैं जब भी आपने किसी चीज़ की लंबाई को देखना है ना बच्चे, तो आपकी जो आँख है, जो आँखें हैं, वो एक करेक्ट पोजीशन पे होनी चाहिए, एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ उस पॉइंट पे होनी चाहिए जहाँ पे आप रीडिंग लेना चाहते हो, जहाँ पे आप लेंथ को फाइंड आउट करना चाहते हो.
ठीक बच्चे, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप किसी भी चीज़ की जो लंबाई ले रहे हो उसके लिए आपका स्केल प्रॉपर जुड़ा होना चाहिए। अगर आपका स्केल टूटा है तो रीडिंग आपने कैसे लेनी है और आपकी आई कांटेक्ट कहाँ पर होना चाहिए। नो नेक्स्ट वन 10.6 मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। अब मान लीजिए आपके पास कोई कर्व्ड लाइन है। कर्व्ड लाइन मतलब ऐसे सीधी नहीं है लाइन, क्योंकि अगर लाइन सीधी है तब तो इसको मेजर करना, इसकी रीडिंग लेना हमारे लिए आसान है। हमने स्केल रखना है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई पता कर लेनी है। पर मान लीजिए अगर आपके पास कोई कर्व्ड लाइन है, कर्व्ड लाइन मतलब ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी बनी हुई है और आप इसकी लेंथ को फाइंड आउट करना चाहते हो, ठीक है, तो आपके लिए मीटर स्केल, अगर आप बोलते हो कि हम मीटर स्केल से इसकी लंबाई को मापेंगे तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बच्चे आपने क्या करना है, आप एक थ्रेड यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन यूज़ अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। अगर आपके पास कोई लाइन इस तरीके से कर्व्ड है जिसकी लंबाई आप नहीं माप सक रहे हो तो आपने क्या करना है, एक थ्रेड लेना है। थ्रेड को बिल्कुल इस लाइन के नोब पे रखना है और इस तरीके से जोड़ते जोड़ते थ्रेड की मदद से इस पूरी कर्व्ड लाइन की लंबाई को पता कर लेना है। और बाद में जहाँ पे वो पॉइंट ख़त्म होता है उसको आप मीटर स्केल के साथ अटैच करके देखो। मीटर स्केल से आपको ओरिजिनल लेंथ पता लग जाएगी एक कर्व्ड लाइन की। Now 10.7 moving things around us. Think of some object you may have seen recently. List them in a table 10.4. अपने आसपास देखिए कुछ ऑब्जेक्ट्स को जो आपने अभी देख रहे हो, उनका एक लिस्ट बनाइए। अ स्कूल बैग, एक स्कूल का बैग, अ मस्कीटो, अ टेबल, पीपल सिटिंग ऑन डेस्क, पीपल मूविंग अबाउट, मे बी बटरफ्लाई, डॉग, काउ, योर हैंड, अ स्मॉल बेबी, लाइक दिस। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है जी। और आप इनको डिवाइड कीजिए कि कौन सी चीज़ें बड़ी है, कौन सी चीज़ें छोटी हैं, कौन सी चीज़ें रेस्ट में रह सकती है, कौन सी चीज़ें मूव कर सकती है। तो यहाँ पे 10.4 में ऑब्जेक्ट इन रेस्ट एंड मोशन में भी बताया हुआ है कि कौन सी चीज़ें हमेशा रेस्ट क्या होता है। रेस्ट का मतलब होता है जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। एक रूम है, एक रूम में आपने कोई चेयर रखी हुई है, वो चेयर वहीं पर रहेगी। कब तक? जब तक आप उस चेयर को एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं लेकर जाते हो। तो डैट मीन्स वो चेयर क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है। तो आपके आसपास कौन सी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स जो रेस्ट पे रहती है। हाउस, घर हमारा, वो एक जगह पे जब हम बनाते हैं वो वहीं पे रहता है। टेबल, एक कमरे में टेबल रखा हुआ है। क्लॉक रेस्ट पे है। ऑब्जेक्ट इन मोशन, मोशन में कौन है, फ्लाइंग बर्ड। जो बर्ड्स होते हैं वो तो लगातार इधर से उधर घूमते रहते हैं, इसलिए उनका जो मोशन है वो, उनका जो फ्लाइंग बर्ड्स है उस तरह के मोशन को हम कहेंगे कि वो काम कर रहे हैं, उनमें एक कॉन्टीन्यूसली मोशन जो है वो चलता जा रहा है। सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक, अब आप क्लॉक को ध्यान से देखो। क्लॉक में ये सेकेंड हैंड जो सुई होती है आपके पास वो लगातार घूमती रहती है। तो हमने ये देखा कि हमारे आसपास कई चीज़ें होती है जो लगातार मोशन में रहती हैं और कुछ होते जो रेस्ट में रहते हैं आपके पास, ठीक बच्चे। अब है एक्टिविटी नंबर 6, स्प्रेड अ लार्ज शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप अ लिटिल शुगर ऑन इट। आपने ज़मीन पे एक वाइट पेपर रखना है और उस वाइट पेपर में आपने चीनी के दाने बिखेर देनी है। थोड़ी देर बाद आप देखोगे जो कीड़ियाँ होंगी ना, आंट होंगी, वो उस शुगर के पास अट्रैक्ट होंगी, मीठे की तरफ खींची चली आती है। ये जो छोटी छोटी कीड़ियाँ होती है, ठीक है, और क्रॉल करने लग जाएंगी उस पेपर के ऊपर, कभी इधर से उधर, उधर से इधर वो मूव करते जाएंगे। अब आप क्या करो, एक कीड़ी को ध्यान से देखिए, ठीक है, एक आंट आप पर्टिकुलर लीजिए और जहाँ जहाँ वो आंट मूव करती है उस जगहों पर आप मार्क लगाना शुरू कीजिए, ठीक। आप पेंसिल की मदद से मार्क लगाना शुरू कीजिए। थोड़ी देर बाद आप क्या करो, उस वाइट शीट को एक जर्क दो, मतलब उसमें से जो शुगर के दाने हैं वो फेंक दो या हटा दो, ठीक। अब क्या होगा, कीड़ियाँ वहाँ पे नहीं आएंगी। तो अब आपने क्या करना है, पेंसिल से जो आपने मार्क लगाए थे, जहाँ जहाँ पे वो कीड़ियाँ जो आंट थी वो जा रही थी, पेंसिल से आपने क्या करना है, उन सभी पॉइंट्स को आपस में जोड़ देना है, ठीक है जी। तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि सारे पॉइंट्स आपस में जुड़ जाएंगे। तो कुछ इस तरह की अलग अलग डायग्राम्स बनेंगी, जैसे वो कीड़ी जो आंट थी वो ऐसे करके मूव कर रही थी, तो लाइन इस तरीके की बनी। तो यहाँ से हमें पता लगता है मोशन सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द टाइम। टाइम के साथ साथ वो जो आंट का जो मोशन था, ठीक है, जो इस मोशन क्या है जिसमें वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही थी, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही थी, ठीक। वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट लाइक अ क्लॉक, स्विंग मशीन और इलेक्ट्रिक फैन इन योर ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स? आर दिस ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? नो। जो स्विंग मशीन है या जो क्लॉक होती है ये एक जगह पे ही टिकी रहती है, इसलिए ये मूव नहीं करती है।
डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ देयर पार्ट्स? यस, क्लॉक की जो सेकंड हैंड है सुई है उसको देखिए। स्विंग मशीन, जब आप मशीन चलाते हो तो वो क्या करती है, काम करती है, तो उसमें क्या आता है, मोशन आता है। तो बच्चे आप देखते हो कि अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरह का मोशन होता है। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक में हमने यही पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ मोशन आप हमें एक्सप्लेन कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको रीड करेंगे। फिलहाल आप अपना चैप्टर यहाँ तक रीड करोगे। थैंक यू वेरी मच।